हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सेम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। और दोस्तों, अपन लगातार जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के आरयूएचएस एंट्रेंस से लेकर, तो उसी सीरीज में एक नया पेपर और ऐड हो रहा है। आज 2019 का पेपर अपन यहाँ सोल्व करने जा रहे हैं। और दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपके पास में ये पेपर आए, वो आपके पास में अवेलेबल हो जाए, ताकि आप सॉल्यूशन देख पाओ और आपको ये आइडिया लग पाए कि अपने को आरयूएचएस एंट्रेंस का जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो किस टाइप से अटेम्प्ट करना है। तो ज़रा भी टाइम वेस्ट किए बगैर देखते हैं। 2019 का ये क्वेश्चन है, ये पेपर है, देखिए ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है पैरामेडिकल यूजी के लिए आरयूएचएस एंट्रेंस का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अपन कलर अपन चेंज कर लेते हैं इसका। देखिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पाया जाता है वो आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो फोर्स पाया जाता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, वो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। आपको पता है नेचर में पाए जाने वाले जो फोर्स है वो चार प्रकार के जो फोर्स होते हैं, उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, और सबसे जो वीक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है कि नहीं? तो इसमें देख लो न्यूक्लियर फोर्स फर्स्ट ही दे रखा है, तो यही क्या आएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आएगा। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल, ये नहीं होगा। ठीक है। और जो आरयूएचएस ने मेंशन कर रखा है वो भी ऑप्शन ए ही मेंशन कर रखा है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। देखिए सेकंड क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ एन फोर्सेज अपने पास में ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड क्या है साहब? उनके डिफरेंट है। एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इज जीरो। ये मान लो कोई पॉइंट है, उस पर एन फोर्स उस पर क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, तो एन की कम से कम वैल्यू कितनी हो कि यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो जीरो आए। देखिए यहाँ पर दो बातें अपन करते हैं। यदि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यदि क्या हो? सेम हो। यदि मैग्नीट्यूड सेम हो तो कम से कम अपने को दो वेक्टर चाहिए। ठीक है। और यदि मैग्नीट्यूड यदि डिफरेंट हो तो कम से कम अपने को कितने वेक्टर चाहिए? 3 वेक्टर चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉइंट पर जो वेक्टर हो वो क्या है साहब? जीरो है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी हो, चाहे फोर्स हो चाहे कोई सा भी वेक्टर हो। यदि सेम मैग्नीट्यूड यदि रख रहे हैं तो उनको कम से कम 2 वेक्टर चाहिए, और यदि डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो कम से कम 3 वेक्टर चाहिए, जिससे कि एक पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड है उनका जो रिजल्टेंट आए वो शून्य आए। तो देखिए राइट आंसर आएगा इसमें थर्ड। तो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी आंसर आएगा। ठीक है। यदि और सेम मैग्नीट्यूड यदि दिया होता तो अपना जो आंसर आ जाता वो हो जाता सी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप। यदि आप लोग कंटिन्यू यदि वीडियो देख रहे हो इस चैनल पे आके, तो आपको ये क्वेश्चन पता लग गया होगा कि 2016 के अंदर अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया था। यहाँ पर देखिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सरफेस टेंशन। किसी भी बूंद का जो स्फेरिकल आकार होता है वो सरफेस टेंशन के कारण होता है बेटा, ध्यान रखना ये डी। ठीक है, डी इज राइट आंसर बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर देखिए ए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इन्होंने क्या बोला है? इक्विपोटेंशियल का मतलब कहाँ क्या होता है? जहां पर विभव का जो मान है, पोटेंशियल का जो मान है, पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। जहां पर कांस्टेंट होगी वहीं क्या होगा साहब? उसको बोलते हैं पर इक्विपोटेंशियल सरफेस। वह सरफेस जिस पर पोटेंशियल का मान, पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या है? शून्य है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉरी इक्वल है, उसको बोलते हैं पर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नॉट पॉसिबल किसके लिए पॉसिबल नहीं है? ये हमेशा ध्यान रखना। जो डाइपोल होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, वो केवल इक्विपोटेंशियल की तरह बिहेव नहीं करते, क्योंकि वहां पर बीच में यदि यहाँ पर बात करें, देखिए ये प्लस क्यू होता है, ये माइनस क्यू होता है, इन दोनों के बीच में यदि पोटेंशियल की बात करें तो वहां पर भी जीरो आता है। ठीक है नहीं? तो इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर जाओ, पोटेंशियल क्या होता जाता है? या तो कम होता जाता है, बढ़ता जाता है। इस वजह से ये क्या नहीं होते? इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होती डाइपोल के लिए। देखिए तो जो राइट आंसर आएगा इसका क्या आएगा? बी। देखिए आरयूएचएस ने क्या मेंशन कर रखा है? बी ही मेंशन कर रखा है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या बोल रहा है यहाँ पर? देखिए एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस की अपन बात कर रहे हैं जिसके लिए पीवी बराबर एनआरटी होता है बेटा। देखिए
एक्सपांड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब क्या हो गया, देखो इसके बीच में पीवी कर्व यदि अपन बनाए, पी और वी कर्व, तो यूं बनेगा ये, ठीक है। आइसोथर्मली का मतलब ये हो गया है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, फ्रॉम द वॉल्यूम V1 और V2, देखिए यहाँ पर यदि अपन बात करें तो इनका वॉल्यूम V1 और यहाँ पर आ जाएगा V2, एंड देन कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम लगातार क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, जो वॉल्यूम हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कंप्रेस्ड कर रहे हैं अपन। देन कंप्रेस्ड टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम V1, ठीक है, एडियाप्टिकली। कैसे काम में ले रहे हैं उसको अपन, एडियाप्टिकली। और आपको पता है एडियाप्टिकली के लिए जो अपन इक्वेशन लेते हैं वो लेते हैं PV गामा। क्या काम में लेते हैं वहां पर, PV गामा। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया U। इसका मतलब आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो क्या होएगा, जो प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो देखिए इनिशियल प्रेशर इज P1, इनिशियल जो प्रेशर है वो क्या है P1, और फाइनल प्रेशर है P3। फाइनल जो प्रेशर है वो क्या है P3। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो कैसा आएगा, टोटल वर्क डन इन्होंने पूछा है तो आपको पता है टोटल वर्क डन जो आता है वो आता है P डेल V। तो P क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1। तो देखिए ये कम है ये ज्यादा है, तो जो किया गया वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, देखो ये क्या है V2, ये क्या है कम, ठीक है, और ये क्या देखो कंप्रेस्ड हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना जब भी कंप्रेस्ड होता है तो किया गया जो कार्य आता है वो कैसा आता है, नेगेटिव कार्य आता है बेटा, वो कैसा आता है, नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर यदि P जो आएगा P3 आएगा वो ग्रेटर देन आएगा P1, और जो किया गया कार्य आएगा वो आएगा नेगेटिव। देखिए यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पर जीरो तो दो ऑप्शन तो वैसे ही नहीं आएंगे। यहाँ पर किया गया कार्य पॉजिटिव इसलिए ये नहीं आएगा, तो बचा कौन सा, C। तो जो राइट ऑप्शन आएगा अपने पास में वो क्या आएगा, C। अपन ने बता दिया यहाँ पर कि V यदि इंक्रीज होगा तो P डिक्रीज होगा। तो देखिए V2 ज्यादा है तो P3 क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, C। P3 इज ग्रेटर देन P1, और ये V जो आएगा वर्क डन आएगा। और तुम लोग इसको एक ऑप्शन में भी कर सकते हो, कैसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कंप्रेस्ड के द्वारा जो किया गया वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, जिसमें एक ही ऑप्शन दिया गया है ये, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, C। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए हीटर ऑफ 220 वोल्ट हीट सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर की कुछ मात्रा लेते हैं और उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं अपन इन 2 मिनट्स, ठीक है कि नहीं। सर्टेन वॉल्यूम उसका जो टेम्परेचर है वो कितना था, 2 मिनट में बढ़ जाता है। देखिए इफ वोल्टेज ड्रॉप 110 वोल्ट कर देते हैं, वोल्टेज 220 से अपन ने कितना कर दिया, 110 कर दिया, देन सेम रिजल्ट विल बी ऑब्टेन। तो वही रिजल्ट अपने को चाहिए, मतलब कि उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, जो पावर आनी चाहिए उतनी ही आनी चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पर बात करें अपन, हीट जो होती है वो होती है एक तो I2RT, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी करंट की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ क्या आ सकता है, H बराबर V2RT, ठीक है कि नहीं। सेम मीटर है तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो अपने पास में यहाँ क्या आ जाएगा, V2RT। तो देखिए H भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा इसके बीच में वो क्या बनेगा, V2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, ये अपने पास में रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, T2 अपॉन T1। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, T2 फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू पुटअप करते जाइए बेटा। V1 कितना है, 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट अपॉन 110 वोल्ट इंटू 110 वोल्ट बराबर क्या आ जाएगा, देखिए T2 अपने को फाइंड आउट करना, और T1 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 मिनट। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 बार कट जाएगा, ये भी 2 बार कट जाएगा, तो T2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वाला 2 इधर शिफ्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 मिनट लगेंगे। सेम ही अपने को क्या चाहिए, टेम्परेचर। देखो हीट जो चाहिए वो दोनों के लिए क्या चाहिए, अपने को सेम चाहिए। तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, V1 T1 बराबर V2 स्क्वायर T2। तो डायरेक्ट आप इससे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है दोनों के लिए क्या चाहिए, सेम रिजल्ट चाहिए। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, यदि हीट यदि उनसे क्या चाहिए, सेम ही मात्रा में चाहिए तो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है अपने को, ड्यूरिंग एन एडियाप्टिक प्रोसेस। एडियाप्टिक प्रोसेस होता है द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द
क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर जो प्रेशर दिया गया है वो इसके टेम्परेचर के तीसरी घात के समानुपाती दिया गया है। द Cp अपॉन Cv फॉर द गैस, गैस के लिए अपन Cp अपॉन Cv अपने को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है Cp और Cv का जो रेशियो होता है वो किसके द्वारा दिखाया जाता है, गामा के द्वारा दिखाया जाता है। तो यहाँ यदि अपन गामा यदि फाइंड आउट कर लेते हैं तो अपने पास में Cp अपॉन Cv का रेशियो आ जाएगा। तो निकाले कैसे, फर्स्ट देखिए अपने को पता है एडिएप्टिक प्रोसेस के लिए यदि अपन एडिएप्टिक प्रोसेस दोष प्रोसेस के लिए यदि अपन बात करें तो वो अपने पास आता है PV गामा बराबर कांस्टेंट। ये आता है कि नहीं आता, बट यहाँ पे तो T के साथ में रिलेशन में है तो अपने को पता है PV बराबर आइडियल गैस के लिए क्या होता है nRT। ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो V की जगह अपन क्या रख सकते हैं T अपॉन P। तो देखो नया जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा P T अपॉन P, ये गामा तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा P1 माइनस गामा T गामा, ये आ जाएगा बेटा। और ये भी क्या आ जाएगा, देखो अपने पास में ये भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर P, इसको नीचे लिया और T क्यूब बराबर कांस्टेंट। ये कलर अपन चेंज कर लेते हैं एक बार इसका, देखो P T कांस्टेंट, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर P T, ये देखो ऊपर जाएगा तो -3 बराबर कांस्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने, इसको अपन सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड माने। तो यदि अपन इसको भी इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं 1 माइनस गामा का दोनों में ही भाग लगा देता हूं इसमें। देखिए तो क्या आ जाएगा P1 और T गामा -1 बराबर कांस्टेंट। तो ये और ये इक्वेशन एक जैसे हो गई दोनों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर जो सेकंड है ये दोनों एक जैसी हो गई। तो कंपैरिजन कर दो, यहाँ P1 है तो यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर T कितना है -3। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपन सोल्व कर लेते हैं तो गामा -1 बराबर कितना आ रहा है -3। यहाँ कैलकुलेट कर दो, यहाँ 1 मान लो तो क्या आ जाएगा -3 गामा +3, क्योंकि माइनस और माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, बराबर गामा। इसको इधर लिया हो, इसको इधर लिया हो, तो देखो क्या आ जाएगा ये -3 गामा माइनस प्लस गामा बराबर कितना आ जाएगा -3। देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा -2 गामा बराबर 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो गामा बराबर क्या आ जाएगा 3/2। देखिए ऑप्शन में क्या 3/2, यस 3/2। तो इसके लिए क्या ऑप्शन आ जाएगा, सी इज राइट आंसर बेटा। तो 7 क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3/2। देखो क्या करना है, दोनों को एक जैसा बना लो आप और दोनों को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। कंपेयर करने के बाद में अपने पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3/2। अपने को पता है जो गामा होता है वो क्या होता है Cp अपॉन Cv ही होता है। तो ये Cp अपॉन Cv की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3/2। तो जो राइट आंसर आएगा वो जो RHS ने उन्होंने भी क्या कर रखा है, C मेंशन कर रखा है। देखिए साहब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, द ट्रू वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस, ये अपने को फाइंड आउट करना है। डिप एट ए प्लेस 30 डिग्री, द एपरेंट डिप ऑफ ए प्लेन इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए इसके अंदर एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। यदि अपन किसी ट्रू एंगल की बात करें और ये ट्रू एंगल थीटा हो तो tan फाई जो प्लेन के साथ में एंगल है वो, ठीक है नहीं, सॉरी डिप एंगल है वो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस थीटा, ये आ जाएगा वर्टिकल जो एंगल होता है वो, ये वर्टिकल एंगल आ जाएगा, ये डिप एंगल आ जाएगा, और ये ट्रू जो एंगल आता है वो आ जाएगा। तो देख लीजिए वैल्यू पुटअप कर दीजिए। यहाँ पर ट्रू वैल्यू आपको निकालना है tan फाई। देखिए जो एपरेंट एंगल सॉरी ये एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है 30 डिग्री, डिप एंगल tan 30 अपॉन ये क्या आ जाएगा cos 60। वर्टिकल के साथ में जो प्लेन के साथ में जो एंगल दे रखा है वो क्या आ जाएगा ये 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वैल्यू पुटअप करिए। यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये 1/√3 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 2/√3। देखिए 2/√3 tan इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स √2/√3। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट
तो जो राइट आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, ए इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 0.3 मीटर। देखिए ये एक स्प्रिंग है, ये कितनी खिंच जाती है, 0.x बराबर 0.330 मीटर, ये खिंच जाती है इतनी। देखिए when a mass is 0.60 kg, इस पर यदि कितना वेट अपन लटका देते हैं 0.60 kg, 0.60 kg यदि अपन इस पे लटका देते हैं तो ये होता है सस्पेंडेड। ये देन द फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू अपने को निकालनी होती है, तो अपने को पता है F बराबर क्या आता है, kx आता है। यहाँ पर F किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो m कितना दे रखा है यहाँ पर, देखिए 0.60, यहाँ से देख लीजिए आप 0.60, g की वैल्यू 10 दे रखी है, k अपने को निकालना है, और यहाँ इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट की 0.30। कैलकुलेट कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो जो k की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन पर मीटर। देख लीजिए आंसर 20 न्यूटन पर मीटर, ए इज राइट आंसर बेटा। देखिए आरयूएचएस ने भी यही मेंशन कर रखा है, तो जो राइट आंसर आएगा वो अपने पास में क्या आएगा, ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द मटेरियल ऑफ परमानेंट मैग्नेट। देखिए परमानेंट मैग्नेट के लिए दो चीजें होती है यहाँ पर, एक तो जो रिटेनिविटी होती है वो हाई होनी चाहिए, और जो हाई कोरोसिटिविटी है वो होनी चाहिए। देखो हाई रिटेनिविटी का मतलब क्या होता है, यदि अपन उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दे तो उसका मैग्नेटिक जो गुण है वो खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, तो एक तो ये होना चाहिए परमानेंट मैग्नेट के लिए, और क्या होना चाहिए, हाई कोर्सिटिविटी होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं, हाई कोर्सिटिविटी का मतलब क्या हो गया कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या रहना चाहिए, लॉन्ग टाइम तक स्टेबल होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हो जानी चाहिए, एक तो इसमें खत्म नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रहना चाहिए। तो दोनों ही चीजें हाई होनी चाहिए, हाई रेटिनिविटी और हाई कोर्सिटिविटी। ठीक है कि नहीं, तो राइट आंसर आएगा ए। देखिए यहाँ पर भी यही मेंशन कर रखा है आरयूएचएस वालों ने। देखिए अगला चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देख बेटा कोर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो हाई मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करना चाहिए। हाई मैग्नेटिज्म मतलब क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है, आपने यदि सोलेनोइड पढ़ी है, टोरॉइड पढ़ी है, यदि सोलेनोइड की यदि अपन बात करें, टोरॉइड की यदि अपन बात करें, तो दोनों के अंदर ही क्या होता है, जो सॉफ्ट आयरन होता है वो काम में लेते हैं, क्योंकि अपने को वहां पर हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉफ्ट आयरन, यस ये दे रखा है सॉफ्ट आयरन फर्स्ट ऑप्शन, तो जो राइट आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, ए। ठीक है, यहाँ पर आरयूएचएस ने भी यही मेंशन कर रखा है। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि मैग्नेटिज्म आपको हाई प्रोड्यूस करना है, यदि हाई मैग्नेटिज्म फील्ड यदि आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉफ्ट आयरन काम में लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक वेव इन एयर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल। जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज के अंदर, देखिए यहाँ पर यदि अपन मेडिकल फील्ड की यदि बात करें तो एक अपन सोनोग्राफी काम में लेते हैं, सोनोग्राफी। ठीक है, और वहां पर अपन काम में लेते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल काम में लेते हैं, जो कि PZT प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पर काम करता है, PZT, फिजियो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है उस पर ये काम करता है। लेड जिरकोनेट टाइटेनेट ये बना हुआ होता है ये क्रिस्टल। ठीक है, तो सोनोग्राफी इसको USG भी बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो उसके अंदर जो वेव हमेशा मूव करती है, वो लॉन्गिट्यूडिनल के रूप में मूव करती है, ऐसे मूव करती है। देखिए इसके अंदर वेव U, ठीक है नहीं, तल के अंदर ही करती है, जबकि ट्रांसवर्स की बात करें तो ट्रांसवर्स के अंदर यूं करती है, इसके अंदर यूं करती है। देखिए इसके अंदर यूं करते हैं, पार्टिकल जो होते हैं मूव, पार्टिकल इसके अंदर देखिए कैसे मूव करते हैं, यू मूव करते हैं, इसके भी अंदर भी आगे पीछे मूव करते हैं, इसके अंदर भी आगे पीछे मूव करते हैं, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। देखिए ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी। देखिए ऑप्शन चेक करिए, बी इज राइट आंसर बेटा यहाँ पर, क्योंकि जो
अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है वो हमेशा किसके रूप में वेव करती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में मूव करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, करंट इज मेजर्ड विथ, करंट किसके द्वारा मेजर्ड होती है बेटा, एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मेजर्ड होती है, एमीटर के द्वारा। जबकि यदि वोल्टेज की अपन बात करें तो वोल्टेज हमेशा वोल्ट मीटर के अंदर मेजर होता है बेटा। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बेटा। चेक करिए ऑप्शन ए मीटर फर्स्ट, तो जो राइट आंसर है ये देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए RUH इसके आंसर की से ए इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन में जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए मीटर। ठीक है, अगला 14 क्वेश्चन देखिए, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी, इसकी जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी गई है, 350 साइकिल पर सेकंड बेटा। ये देन द एप्रोप्रिएट कैरियर फ्रीक्वेंसी, हमेशा ध्यान रखना बेटा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने कहाँ करा था, 2016 का जो पेपर अपन ने सोल्व किया RUH एंट्रेंस का, वहां पर अपन ने किया था। तो हमेशा ध्यान रखना कैरियर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा हाई होती है, किससे, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है कि नहीं, तो जो ऑडियो की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कम होती है, जबकि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। देखिए चेक कर लीजिए ऑप्शन में किसमें ज्यादा दिए गए हैं, फर्स्ट में 50 नहीं 1000, यस केवल यही ज्यादा दी हुई है, उसमें 1000 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, इसमें देखिए 300 दी हुई है, ये भी कम है और ये भी कम है। ये क्या है, कैरियर जो फ्रीक्वेंसी है ये दोनों क्या है, कम है बेटा यहाँ पर, तो दोनों यहाँ आंसर नहीं होंगे। जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1000 साइकिल पर सेकेंड। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा हाई होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन एसी सर्किट पीक वोल्टेज आपको दिया गया है 416 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव वोल्टेज आपको पता है VRMS या इफेक्टिव वैल्यू भी आप इसको बोल सकते हैं, वो होता है V0/√2। V0 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो जो इफेक्टिव है वो क्या आ जाएगा, देखिए 416/√2। इसको √2 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 416 × 0.7 आप इसको कैलकुलेट करोगे, √2 का यदि इसमें भाग लगाओगे तो देखिए क्या आएगा, एक में भाग लगाओगे तो 0.7, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 7 चौक 28 2 30, देखिए 7 चौक 28 2 7 एकम 7 और 2 9, ठीक है कि नहीं, और 7 चौक 28, ठीक है। ये देखिए साहब आप कितना आ जाएगा 289. देखिए 289 के आसपास, यहाँ पर केवल एक ही है 294, इस यहाँ पर पूरी वैल्यू रखिए बेटा, फिर यहाँ पर देखिए 416, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा देखिए 20 और 8, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 1.4, इसको मल्टीप्लाई कर दो 98 9 14 ने 28, और ये देखिए साहब आप 28, और ये कितना आ जाएगा, ये थोड़ा कैलकुलेट कर लेना बेटा, यहाँ पर जो आंसर आएगा देखो एक बार 416 × 0.7, तो ये इससे ज़्यादा ही आएगी थोड़ी सी, क्योंकि आप यदि पूरा कैलकुलेट करोगे तो 28 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और ये 7 चौक 28, तो ये आएगा, तो लगभग ये किसके आसपास में है, ये 294, हमेशा इससे ज़्यादा ही आएगी ये, ठीक है कि नहीं। तो जो राइट आंसर आएगा वो अपने पास में क्या आ जाएगा 294, देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, 284 कम नहीं आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर आप पॉइंट वाइज सोल्व करोगे आगे, तो इससे जो आंसर बढ़ेगा वो आपका आगे जाएगा, तो क्या आएगा 294, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पावर इन इंडिया। यहाँ पर एक इंडिया की बात करें तो वो होती है 50 हर्ट्ज, और जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है 220 वोल्ट होता है। जबकि यदि बात करें अपन अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि जो वोल्टेज होता है वो होता है 110 वोल्टेज। इसीलिए जो अमेरिका की जो एसी करंट है वो बेटर है इंडिया से, ठीक है। देखिए आंसर ए फर्स्ट 50 हर्ट्ज, जो इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी होती है करंट जो आ रही है एसी की वो कितनी होती है 50 हर्ट्ज, जबकि अमेरिका की बात करें तो 60 हर्ट्ज और वोल्टेज 110 वोल्टेज। यहाँ देखिए डिटेक्शन ऑफ द गामा रेज, हमेशा ध्यान रखना गामा रेज एक आयोनाइजेशन रेज होती है, इसके लिए अपन हमेशा आयोनाइजेशन चेंबर काम में लेते हैं बेटा। आयोनाइजेशन जो चेंबर होता है वो अपन किसके लिए काम में लेते हैं, गामा रेज के लिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आई के लिए नहीं लेते, बैरोमीटर थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए काम में लेते हैं,
टेम्परेचर के लिए अपन काम में लेते हैं, जबकि ये प्रेशर के लिए, एटीएम प्रेशर के लिए काम में लेते हैं बेटा, एटीएम प्रेशर के लिए ये काम में लेते हैं अपन, ठीक है कि नहीं, बैरोमीटर। ठीक है, तो पूछा जाए एटीएम प्रेशर के लिए कौन सा काम में लेते हैं, तो बैरोमीटर। और यदि गामा रेज की यदि अपन बात करें तो क्या आएगा, आयोनाइजेशन चेंबर। देखिए बेटा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर माइक्रोवेव इज प्रोड्यूस, तो हमेशा ध्यान रखना जो माइक्रोवेव होती है वो हमेशा मैग्नेट्रॉन के द्वारा, क्योंकि माइक्रोवेव के लिए क्या चाहिए, हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बेटा। क्या चाहिए, हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है, केवल और केवल मैग्नेट्रॉन के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। तो देखिए जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये एक्स रे ट्यूब नहीं, रेडियो एक्टिविटी नहीं, वाइब्रेशन ऑफ एटम नहीं। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी इज राइट आंसर बेटा। बड़ा आसान सा पेपर था ये, 2019 का जो पेपर है, बड़ा और बेसिक से कंसेप्ट लग रहे हैं इसमें, कोई बहुत ज़्यादा टफ कंसेप्ट इसमें नहीं लग रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल भी नहीं है। देखिए 19 क्वेश्चन क्या हुआ था आपने को, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव। कॉनकेव की यदि अपन बात करें तो ये होता है अवतल जो लेंस होता है वो, तो उसके फ्रंट में रखी हुई है कितनी डिस्टेंस पर, u बराबर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, कॉनकेव में रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा। ठीक है, तो क्या पूछा था, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज विल बी, तो जो मैग्निफिकेशन होगा इमेज का वो कैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं आर अपने को दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, तो अपने को पता है कि जो फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, आर बराबर होता है 2f होता है बेटा। तो f यहाँ पर क्या आ जाएगी, फोकल डिस्टेंस आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 15/2, 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी बेटा। तो यहाँ पर बात करें अपन मैग्निफिकेशन की, तो जो मैग्निफिकेशन आ जाएगा वो क्या आएगा, देखिए m बराबर होता है f/f - u। ठीक है, यहां पर जो u लेना है ये लेंस के दर्पण के सामने रखा हुआ है, इसलिए क्या लेना है, -5। और आपको पता है अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो भी क्या होती है, माइनस में ही होती है बेटा। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए बेटा यहाँ पर, तो इसको सोल्व कर लीजिए। m बराबर देखिए यहाँ पर -7.5 -5 ठीक है, तो m बराबर क्या आ जाएगा, जो मैग्निफिकेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -7.5 प्लस 5। देखिए क्या आ जाएगा, m बराबर 7.5 माइनस में 7.5 और नीचे इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -2.5, माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 75/25। तो देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए 3, तो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 3। देखिए सब, और यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो भी क्या दे रखा है, a ही दे रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा आसान सा है और याद करने वाला है, आपको रिमाइंड करना है इसको, MTR इसको करना है, टिप रिवीजन इसका होना चाहिए आपको। देखिए क्रिटिकल एंगल ऑफ क्राउन ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू क्या होता है, 41.14 डिग्री होता है बेटा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये देखिए, ठीक है, 41.14। ये MTR टिप रिवीजन वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना होता है। अलग अलग के लिए अलग अलग होता है क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं डायमंड की, सॉरी क्राउन में जो डायमंड आता है उसकी अपन बात कर रहे हैं, और वो कितनी होती है, 41.1 डिग्री होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज म्यू, जो दे रखा है वो दे रखा है 4, देन द स्पीड ऑफ लाइट, आपको वो निकालनी, ग्लास विल बी, ग्लास के अंदर जो स्पीड की लाइट, जो स्पीड होगी लाइट की वो क्या होती है, देखिए इनके बीच में सीधा सीधा रिलेशन होता है, वो क्या आता है, c/v। तो यहाँ पर v बराबर क्या जाएगा, c/μ। c कितना होता है, 3 × 10⁸, क्योंकि जो लाइट वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸। और यहाँ पर म्यू जो आता है वो कितना आता है, 4। कैलकुलेट कर लीजिए बेटा इसको, 0.75 × 10⁸ या फिर 7.5 × 10⁷। देख लीजिए दोनों में से कौन सा आंसर है। 7.5 फर्स्ट ही ऑप्शन है इसमें, देखिए 7.5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। देखिए यही आंसर दे रखा है इसमें, तो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ये, और बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन इन्होंने नहीं उठाए हैं। देखो, क्या द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट, लाइट का जो तरंगाग्र है वो डिस्टेंस स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, जब कोई भी स्टार से जो लाइट आ रही है वो यदि अर्थ के द्वारा
उसका वेव फ्रंट यदि बनाया जाए तो हमेशा ध्यान रखना प्लेन बनता है। कैसा बनता है? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बेटा, जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जब बहुत ज़्यादा होती है तो अपने को किसके रूप में दिखाई देती है? प्लेन के रूप में दिखाई देती है। देखिए बेटा, प्लेन वेव फ्रंट, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी। सी इज राइट आंसर बेटा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जब मान के चलो यदि स्टार है, कोई स्टार से यदि लाइट आ रही है तो वो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो अर्थ पे कैसा बनेगा? तो वो कैसा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 23 क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसको बोलते हैं बेटा वर्क फंक्शन। अपन वर्क फंक्शन बोलते हैं, और इस दौरान जो फ्रीक्वेंसी आती है बेटा उसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं बेटा अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो राइट आंसर आएगा देख लीजिए, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। यस, ए इज राइट आंसर बेटा। चेक कर लीजिए क्रॉस चेक, RUHS की जो आंसर की बनाई हुई है ए। ठीक है, तो जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए। वर्क फंक्शन के बराबर होती है, और यदि फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर बात होती है तो क्या बोलते हैं अपन? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल सा पेपर है ये, 2019 का जो पेपर है, आसान पेपर आया है। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन लाइट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? एक प्लेट होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पर क्या होता है? फोटोन इंसिडेंट होते हैं। h न्यू एनर्जी के फोटोन इंसिडेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन को इनको निकालने के बाद में ये कैथोड ये एनोड यहाँ पर अटैच कर देते हैं। उसके बाद में इसमें करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होती है, इसका मतलब किससे रिलेटेड हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड हो गया बेटा। ये किससे रिलेटेड हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो देखिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो लाइट कन्वर्ट हो रही है, लाइट फोटोन, ये किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो देखिए, क्या केमिकल में? नहीं, हीट में नहीं, वेव में नहीं, किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है कि नहीं? तो हमेशा ध्यान रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो लाइट एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है कि नहीं? यहाँ पर इस फ्लो होने वाली करंट को अपन फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये भी इसको बोलते हैं बेटा अपन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये देखिए बेटा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस के अंदर हमेशा ध्यान रखना, एक तो प्रोटॉन पाया जाता है, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, जिनको आपस में क्या बोला जाता है बेटा? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो हमेशा ध्यान रखना, नाभिक के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं बेटा। ठीक है, उनको आपस में क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियॉन्स। पूछा जा सकता है बेटा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n/3। n जो n बराबर 3 स्टेट में से यदि इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? देखिए साहब, अपने को पता है En बराबर क्या होता है? -13.6। यहाँ पर क्या होता है? Z² ये होता है बेटा। यहाँ पर तो हाइड्रोजन के लिए Z बराबर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9। तो 9 का भाग लगा दीजिए इसमें, देखिए कितना आएगा? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा बेटा। देखिए 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी। इसका मतलब यदि आपको n बराबर 3 से यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 2 ग्राम। याद करिए, आइंस्टीन की जो इक्वेशन होती है, कौन नहीं जानता आइंस्टीन को? फिजिक्स पढ़ने वाला हर आदमी जानता है आइंस्टीन को, और वो क्या होता है? mc²। यहाँ पर 2 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करके लिख लीजिए। देखो, इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 2 × 10⁻³ क्योंकि आपको 2 के अंदर 1000 का भाग लगाना पड़ेगा, जिससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केजी में। और यहाँ देखिए c² है, अपने को पता है लाइट वेलोसिटी 3 × 10⁸ ये कर लीजिए बेटा। इसको क्या आ जाएगा? 2 × 10⁻³ × 9 × 10⁻16। देखिए 9 दूनी 18 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 10⁻13। देखिए आंसर आ रहा है क्या? 18 × 10⁻³ जूल। तो राइट आंसर क्या आएगा बेटा? ये बी इज राइट आंसर बेटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी इज राइट आंसर बेटा। 18 × 10⁻13 जूल आ जाएगा। ठीक है,
28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 5 क्यूरी इज इक्वल टू हाउ मच बैक्वरल। ये जो 5 क्यूरी है वो कितने बैक्वरल के बराबर होती है। ठीक है, आपने को पता है, देखो एक जो क्यूरी होती है वो किसके बराबर होती है, 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैक्वरल के बराबर होती है बेटा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना आप कि जो एक क्यूरी होती है वो किसके बराबर होती है, 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैक्वरल के बराबर होती है। अब यदि 5 क्यूरी के लिए अपने को यदि फाइंड आउट करना है तो क्या कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 5 क्यूरी के बराबर बैक्वरल के नंबर आ जाएंगे। देखिए कितने आ जाएंगे, ये 35, 3 और 15, 18 इंटू 10 की पावर 10 बैक्वरल। देखिए बेटा 18.5 इंटू 10 की पावर 10 बैक्वरल। देखिए बेटा यहां पर बड़े ध्यान से देखिए आप, यहां पर यदि नीचे वाला ऑप्शन यदि आप चेक करोगे तो डी दे रखा है, देखो डी के अंदर यहां पर क्या दे रखा है, 10 की पावर -10 दे रखी है। तो आप ये गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि तुम्हारा जो पूरा फोकस होता है वो ऑप्शन पे होता है, ये चेक करते होने की प्लस है कि माइनस है। तो यहां पर आंसर एक बार निकालने के बाद में आप बेटा क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स होती है इनको अपन सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, कि आपके आंसर आने के बाद में आप गलत आंसर टिक करके आते हो। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। देखिए आरयूएच ने जो मेंशन कर रखा है ए ही मेंशन कर रखा है। ठीक है, यहां पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको पता है एन जो होता है, आपको मैं थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं, ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं, क्योंकि आपकी एग्जाम पास में है तो आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिए जहां से कि क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपन बात करते हैं इस पर, आ जाइए। देखो अपने पास में जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जो सेमीकंडक्टर होते हैं अपने पास में दो तरीके के होते हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और दूसरा जो होता है वो अपने पास में होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है बेटा। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो 13th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक ग्रुप में वो बनाते हैं, और एन टाइप 15th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो बनाते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है साहब, हमेशा होल क्रिएट होते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। और जो होल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बेटा, ये जरूर ध्यान रखिएगा बेटा आप, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं साहब, इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है कि नहीं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज रहते हैं बेटा, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। तो हमेशा ध्यान रखना पी जो पी टाइप होगा उसमें हमेशा जो होल होंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी बजाय इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जबकि अपन एन टाइप की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी होल से। तो पी टाइप में होल ज्यादा होंगे और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है कि नहीं, तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा बेटा। ये 13th ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं, ये 15th ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, वो सेमीकंडक्टर अपने को पता है कौन से उसके होते हैं, ग्रुप के होते हैं, 14th ग्रुप के होते हैं बेटा। ये देखिए, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या ये सही है क्या नहीं, मैच करिए यहाँ पर कि एन टाइप के अंदर क्या होते हैं, क्या नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं क्या नहीं, क्या ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। यस, बी इज राइट आंसर बेटा। इसमें जो नंबर ऑफ होल्स होंगे वो कम होंगे बजाय किसके, इलेक्ट्रॉन के। देखिए अभी अपन ने बात करी एन टाइप के लिए, तो क्या आ जाएगा साहब, जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी। नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नहीं, ओनली होल्स आर प्रेजेंट, नहीं बेटा, दोनों ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी। बी इज राइट आंसर बेटा। देखिए आरयूएच ने जो मेंशन कर रखा है वो भी बी ही मेंशन कर रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, और आपको जो नॉलेज थी थोड़ी सी एक्स्ट्रा वो भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा एक बार कि जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज बताई जाए वो आप एक नोटबुक अपने साथ में रखिए और उसमें साथ के साथ में राइट करते जाइए, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है यहाँ से क्वेश्चन बनने की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए बेटा। देखिए इधर क्या हो रहा है, एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज इंसुलेटर। इंसुलेटर की यदि अपन बात करें तो एनर्जी बैंड जो होता है वो मैक्सिमम होता है बेटा, हाईएस्ट होता है। देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी तो सब में कम दे रखा है। तो सबसे ज्यादा किस में आएगा बेटा, फर्स्ट में ही दे रखा है। तो जो राइट आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, फर्स्ट ही आ जाएगा, ए। ठीक है, यहाँ पर आरयूएच ने भी जो मेंशन कर रखा आंसर वो ए ही मेंशन कर रखा है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है बेटा। ठीक है, जबकि यदि जीरो की बात करें कि जीरो किस में आएगा सर, तो वो आएगा किस में, कंडक्टर के अंदर आएगा बेटा।
एनर्जी गैप यदि पूछा जाए कि जीरो किस में आता है तो वो किस में आता है बेटा, कंडक्टर के अंदर आता है, वो सेमी कंडक्टर इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए इफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो दे रखा है 8 वोल्टेज पे एंड मिनिमम वोल्टेज एम्पलीट्यूड दे रखा है 4 वोल्टेज पे। ठीक है नहीं, आपको मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो दे रखा है 8 वोल्टेज पे और जबकि मिनिमम जो एम्पलीट्यूड दे रखा है वो दे रखा है 4 वोल्टेज पे। पूछा क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देखिए बेटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, और वो क्या होता है म्यू बराबर, ये आप हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि जो मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी मैक्स माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम, ये होता है बेटा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक। यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की यदि अपन बात करें तो वैल्यू पुटअप करिए, देखिए म्यू बराबर क्या आ जाएगा, म्यू मैक्स कितना है 8 माइनस 4 8 प्लस 4, देखिए बेटा क्या आ जाएगा 4 अपॉन ये कितना आ जाएगा 12। तो जो राइट आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा 1/3, देखिए 1/3। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा बेटा, कई बार तुम लोग 1/3 की जगह 3 करके आ जाते हो तो सिली मिस्टेक ना करे बेटा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा सी। देखिए आरयूएचएस का जो आंसर है वो भी क्या है सी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसके लिए, यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपने को निकालना है तो वोल्टेज आप चेक करिए वी मैक्स माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिनिमम, ये मॉड्यूलेटेड के लिए है। देखिए यहाँ पर वी मॉड्यूलेटेड ये है और वी ये है। ठीक है, मिनिमम, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करिए और आंसर फाइंड आउट करिए। देखिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक क्लोज्ड पाइप एंड एन ओपन पाइप। देखिए बेटा जो क्लोज्ड पाइप होता है वो ऐसा होता है, यूं होता है क्लोज्ड पाइप, और यदि बात करें ओपन पाइप जिसके दोनों एंड यहां पर खुले होते हैं। ठीक है कि ये एंड और ये एंड, ये एक तरीके से खुलता है बेटा, ये एक सिरे से खुला हुआ रहता है। देखिए ओपन पाइप देयर फर्स्ट ओवरटोन्स आइडेंटिकल इन फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या आइडेंटिकल है, इसकी भी मैं एफ मान लेता हूं, इसकी भी मैं एफ मान लेता हूं। तो आपको निकालना है देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो ऑफ, तो उनकी जो लेंथ का रेशियो आएगा वो क्या आएगा। ठीक है कि नहीं, अपने को पता है, देखो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है v बराबर एन एफ लैम्बडा। वो क्या होता है v बराबर एफ लैम्बडा। एफ यहां पर क्या है फ्रीक्वेंसी, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा v अपॉन लैम्बडा। क्या आ जाएगा साहब v अपॉन लैम्बडा। यहां की यदि अपन बात करें इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की यदि बात करें तो यहां पर जो लैम्बडा आता है वो एल के बराबर आता है बेटा। वो किसके बराबर आता है, एल के बराबर। और किसके लिए, फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा एफ बराबर v अपॉन एफ बराबर आ जाएगा v अपॉन एल। ठीक है, जबकि क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप की यदि अपन बात करें तो देखो ये कैसे खुलता है, यूं आता है, यूं आता है। ठीक है कि नहीं, ओपन ऑर्गन पाइप दोनों की फर्स्ट ओवरटोन की यदि अपन बात करें तो देखिए ये, तो यहां पर अपन इसको एफ डैश मान लेते हैं, वो क्या आएगा v अपॉन लैम्बडा। और यहां पर जो लैम्बडा आएगा वो कितना आता है बेटा, देखिए l प्लस l/2 प्लस l/4। देखो लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए बेटा 4 ले लीजिए यहाँ पर, l प्लस 2l प्लस यहाँ पर ऐसे देखिए बेटा आप इसको लैम्बडा l4, देखिए l/4 आएगा यहाँ पर। तो आप तीनों को कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर जो l आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए जरा ये 1 कर लीजिए यहाँ पर, तो जो लैम्बडा आएगा वो आएगा 3l/4। ठीक है, तो l क्या आ जाएगा 4 लैम्बडा अपॉन 3, ये आ जाएगा l बराबर 4 लैम्बडा ये। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी अपने को यहाँ पर क्या निकालना था, लैम्बडा ही निकालना था। तो लैम्बडा अपने पास में क्या जाएगा, कितना आ जाएगा 3l/4। तो यहाँ पर एफ डैश कितना आ जाएगा, देखिए v 3l इंटू 4। बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए क्या आएगा, एफ डैश बराबर अपने को क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखिए उल्टा रेशियो आ जाएगा इनका, देखिए दोनों के बराबर कर दीजिए लेंथ। ये अपन बात करते हो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, यहाँ बात कर लेते हैं अपन
ओपन ऑर्गन पाइप की, ठीक है। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, देखिए 4V बराबर 3L ओपन ऑर्गन बराबर कितना आ जाएगा, V अपॉन L क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है कि नहीं। इन दोनों के रेशियो की यदि अपन बात करें, V से V कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको ऊपर ले जाइए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को, देखो क्लोज्ड अपॉन क्या पूछा है, ओपन पूछा है। तो क्या आ जाएगा यहां पर, देखिए यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, देखिए L, ये L क्लोज्ड ऑर्गन, L ओपन ऑर्गन, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 3/4। देखिए चेक करिए 3/4, 3/4 यस। तो जो राइट आंसर आएगा इसका क्या आएगा, डी। देखिए बेटा यहाँ पर एक पूरा स्पंज बनता है, पूरी पीठ बनती है बेटा यहाँ पर, उसके लिए जो लैम्बडा आता है वो L आता है। यहाँ यदि बात करें तो ये कितना आता है L/4, ये L/4 और L/4, ठीक है कि नहीं। तो कितना बन जाएगा ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, ये 2 ओवरटोन के लिए हो गया, एक सिंगल ओवरटोन के लिए देखो ये क्या आएगा, एक सिंगल ओवरटोन के लिए देखिए क्या आता है, ऐसे आता है यूं आता है बेटा, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में जो आ जाएगा क्या आ जाएगा इसका, ये इसके लिए अपन ने L निकाल लिया, यहाँ पर लैम्बडा होता है, लैम्बडा अपन ने निकाल लिया, लैम्बडा अपने पास में ये आ गया, उन दोनों की वैल्यू पुटअप कर दी तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3/4, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन के लिए ये बनता है बेटा, ध्यान रखना इसकी। तो L अपन ने यहाँ पर निकाल लिया और L निकालने के बाद में अपन इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा अपने पास में क्या आएगा 3/4, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये लेंथ निकालनी आनी चाहिए बस, बाकी तो सब चीजें क्या आती है साहब, ये कॉमन होता है, V बराबर F लैम्बडा होता है। यहाँ पर F अपन ने निकाल लिया और दोनों की वैल्यू पुटअप कर दी तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो क्लोज्ड ऑर्गन अपॉन ओपन ऑर्गन पाइप है, तो क्लोज्ड ऑर्गन ओपन ऑर्गन 3/4, तो जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ए बल्ब एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक तो बल्ब है, एक तो बल्ब है और दूसरा है कैपेसिटर, ये दोनों क्या है साहब सीरीज ऑर्डर के अंदर कनेक्टेड है टू सोर्स, एसी सोर्स से जुड़े हुए हैं। ये दोनों किससे जुड़े हुए बेटा, एसी सोर्स से। ये हो गया अपने पास में एसी सोर्स, ठीक है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, इसकी फ्रीक्वेंसी यदि अपन बढ़ाते हैं व्हाइल कीपिंग द वोल्टेज ऑफ द सोर्स कांस्टेंट, जबकि वोल्टेज जो रहता है वो कांस्टेंट, देन द बल्ब विल बी, तो जहां पर जो बल्ब होगा उसकी इंटेंसिटी कैसी आएगी। तो ध्यान रखना बेटा, यदि अपन फ्रीक्वेंसी यदि इंक्रीज करते हैं तो अपने को पता है इसके लिए यदि अपन बात करें तो XC, यदि बात करें अपन इसके रिएक्टेंस की, प्रतिघात की यदि बात करें तो वो कितना आता है बेटा 1/ωL आता है बेटा। तो देखिए XC की यदि अपन बात करें तो यहाँ ओमेगा, ये जो ओमेगा आएगा वो क्या आएगा 2FCL। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, F बढ़ा रहे हो, तो देखो XC का डायरेक्ट रिलेशन किससे आ गया, FC से U, ठीक है। तो आप जैसे जैसे क्या बढ़ते जाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, किसकी, कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी यदि आप बढ़ाते जाओगे तो क्या होता जाएगा, आप में क्या होता जाएगा, ये X ये वो क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। और आपको पता है बेटा क्या होगा साहब, जो इन दोनों के लिए यदि कॉम्बिनेशन सर्किट की यदि अपन बात करें तो क्या आती है इंपेडेंस, इंपेडेंस आती है Z, वो क्या आती है बेटा, यदि इसका रेजिस्टेंस अपन बल्ब का क्या माने R माने तो क्या आता है R² प्लस X C का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे X C की वैल्यू देखो, तो यहां पर जो I बराबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा V/Z, तो I बराबर क्या आ जाएगा यहां पर V, ये Z ये आ जाएगा बेटा, देखिए R² प्लस X C का होल स्क्वायर ये आएगा। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी और ये वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये वैल्यू कम होगी तो देखो ये XC कम होगा तो ये नीचे वाली वैल्यू है ये कम होगी, और ये कम होगी तो इसमें फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ओवरऑल यदि अपन बात करें तो यहाँ पर जो फ्लो होने वाली करंट है वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी तो जो बल्ब है उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, जो चमक होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखिए बेटा सेम इंटेंसिटी लाइट नो, लेस इंटेंस लाइट नहीं, मोर इंटेंस लाइट बेटा, क्योंकि उसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो इंक्रीज होगी, और ये यदि करंट इंक्रीज होगी तो क्या होगा साहब, इसकी जो इंटेंसिटी है जो इंटेंस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन एन एवरेज ए केमिकल हार्ट वाज फाउंड 60 बीट्स इन ए टाइम, ठीक है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे रखी 60 टाइम्स इन ए मिनट।
1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है? 60 मिनट। तो ये क्या होती है साहब? फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पर यूनिट टाइम। जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उन्हीं को अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएंगे? बीट्स आ जाएगी। इस टाइम पीरियड विल बी, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? तो देखिए फ्रीक्वेंसी अपने को क्या दे रखी है? 1/t की। यदि अपन बात करें टाइम अपने को दे रखा है कितना? 1 मिनट। टाइम अपने को कितना दे रखा है बेटा? 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है बेटा? 60 सेकंड होती है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है बेटा? 60 सेकंड होती है। तो देखिए यहाँ पर n जो आएगी वो क्या आएगी? 60 अपॉन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60, और टाइम कितना है? 60। बीट कितने हैं? 60। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 60। और यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है? 60 सेकंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 1। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी साहब? 1 सेकंड। देखिए साहब, तो अपने को क्या पूछा गया है? टाइम पीरियड। तो अपने को पता है n बराबर होता है 1/t। तो t बराबर क्या आ जाएगा? 1/n। n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा कैमल के हार्ट का वो कितना आएगा बेटा? 1 सेकेंड। देखिए 1 सेकेंड इज राइट आंसर बेटा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी ए ही आंसर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर पहले सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है वो पर सेकंड कितने हैं वो अपन ने निकालने के बाद में अपन ने क्या कर दिया? यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी। तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 सेकेंड। पहले फ्रीक्वेंसी आ गई और अपने को पता है फ्रीक्वेंसी और इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? n बराबर 1/t। तो अपन ने t निकाल लिया, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा? 1 सेकेंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? वर्टिकल वायर कैरियर्स अ करंट अपवर्ड। ठीक है बेटा, ये 3D का क्वेश्चन है। देखो वैसे तो 3D चाहिए अपने को समझाने के लिए, मैं फिर भी कोशिश करता हूं आप समझ पाओ इसको। देखो ए वर्टिकल वायर है यू, ठीक है कि नहीं, जिसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है अपवर्ड हो रही है बेटा, वो ऊपर की तरफ हो रही है करंट फ्लो इसमें यू। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू नॉर्थ द वायर इज डायरेक्टेड। ठीक है कि नहीं, यदि जो वायर है नॉर्थ की तरफ यदि अपन बात करें तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो किधर की तरफ होगी? देखिए बेटा, इसको 3D के अंदर मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझना थोड़ा। यहां अपन बात करें, देखो यू, ये अपने पास ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो वायर है वो ऐसे रखा हुआ है बेटा। ठीक है कि नहीं, ये जो वायर है वो कैसे रखा हुआ है? यूं रखा हुआ है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर वायर है वो ऐसा रखा हुआ है। अब पूछ क्या रहा है बेटा? ये पूछ रहा है कि नॉर्थ की तरफ यदि अपन प्लान करें तो देखो नॉर्थ क्या आएगा? नॉर्थ उधर की तरफ है, तो अपने पास में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसे आएगा? वेस्ट की तरफ आएगा। देखो करंट ऊपर की तरफ है तो यू, क्योंकि नॉर्थ अपने को क्या, करंट की जो वायर है वो कैसी है? देखो करंट की डायरेक्शन ऐसी है यू, जो करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, और जो डायरेक्शन आएगी वो किधर की तरफ आएगी? वेस्ट की तरफ। देखिए बेटा यू, तो ये 3D के अंदर आपको समझना है बेटा कि यहाँ पर नॉर्थ और साउथ है, वो पीछे की तरफ है, यू है। ठीक है, और अपने को निकालना क्या है साहब? ये जो वायर है वो वायर बाहर की तरफ, जो करंट आ रही है वो ऊपर की तरफ आ रही है। तो इसके हिसाब से यदि अपन निकाले तो जो डायरेक्शन आएगी उसकी कैसी आएगी? वेस्ट की तरफ आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा? यहाँ पर वेस्ट। देखिए ड्यू टू वेस्ट। ठीक है, तो थोड़ा 3D के अंदर समझने का प्रयास करिए आप, क्योंकि देखो ईस्ट वेस्ट है, पीछे आगे की तरफ नॉर्थ है, उधर की तरफ साउथ है। ठीक है कि नहीं, और फिर उसके अपवर्ड ये वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस वायर के अंदर नॉर्थ की तरफ अपने को देखना है कि नॉर्थ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा। तो देखिए किधर की तरफ आएगा? करंट इधर ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा इसमें। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? वेस्ट की तरफ आएगा बेटा। ठीक है, 3D के अंदर है। तो क्वेश्चन एक बार समझिए, और उसके बाद में यदि आपके पास में पेन है 2 या 3 तो ऐसे डायग्राम बना के वायर इसमें सेट करके फिर आप ये कर सकते हो। ऊपर की तरफ ये वायर है, उसमें करंट उधर की तरफ जा रही है, तो देखिए क्या आ जाएगा साहब? करंट उधर की तरफ है, तो जो ये आ जाएगा किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा 3D के अंदर है तो इसलिए हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो समझने में। बाकी जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा इसका? वेस्ट। बी इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है? ए मेटल वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ए इज फिक्स बिटवीन द रिजिड सपोर्ट्स। दोनों के दोनों रिजिड सपोर्ट्स के होते हैं, नेग्लिजिबल टेंशन है। इफ दिस इज कूल्ड, यदि इसको अपन ठंडा करें, यदि अपन इसको क्या करें साहब? ठंडा करें तो क्या होगा साहब? ठीक है कि देखिए दो वायर है, ये एक रिजिड सरफेस है, ए मेटल वायर लेंथ एल एंड एरिया ए, ये ठीक है, ये एक वायर है ये। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो तो कितनी है? एल है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है
ये यदि अपन वायर माने तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है ए है, ठीक है। तो क्या आएगा, फिक्स बिटवीन ए रिजिड सपोज नेग्लिजिबल टेंशन, टेंशन नेग्लिजिबल इस टाइम इफ दिस कूल, यदि इसको ठंडा किया जाए तो ठंडा किया जाए तो देखो क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, सिकुड़ेगी, इसको लेंथ सिकुड़ेगी, देखो इसकी लेंथ कम होगी, इसकी लेंथ कम होगी तो ये क्या होगा, फैलेगा यूं फैलेगा तो क्या होगा, देखिए इसकी लेंथ हो गई कम एल डैश और इसका एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बेटा, इनका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए लेंथ डिक्रीज, और यदि लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी, और एरिया के साथ में टेंशन भी देखिए, जो टेंशन होगी वो भी क्या होगी, वायर जैसे ही छोटा होगा तो क्या होगा साहब, उसकी टेंशन है वो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, टेंशन के अंदर सॉरी जो वायर की जो लेंथ कम होने के बाद में जो उसमें टेंशन आएगा, क्योंकि खिंचाव उत्पन्न होएगा वो छोटा होएगा तो उसमें टेंशन क्या होएगी, बढ़ेगी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, लेंथ इंक्रीज टेंशन डिक्रीज, नहीं, लेंथ डिक्रीज एंड टेंशन इंक्रीज, यस। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी वायर यदि ठंडा करते तो सिकुड़ेगा और सिकुड़ेगा तो क्या होगा साहब, उसमें जो टेंशन होगा, जो खिंचाव होगा वो ज्यादा जनरेट होगा बेटा, ठीक है कि नहीं। जैसे यदि मान के चलो अपन फोम है, फोम को यदि अपन दबाने के बाद में क्या होगा साहब, उसमें वो छोड़ते तुरंत यूं होता है, ठीक है कि नहीं, तो उसमें जो टेंशन होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि यदि मेटल का वायर है और यदि उसको ठंडा किया जाए तो लंबाई कम होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा और उसमें टेंशन भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी, देखिए ऑप्शन, यस, जो राइट आंसर दे रखा है वो भी क्या दे रखा है, बी दे रखा है बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटॉमिक नियोन, देखो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, ठीक है कि नहीं, आप काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन 10 नंबर पे आता है। तो देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6। तो देखिए लास्ट टाइम पे जो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो डबल स्पिन के साथ में भरे जाएंगे, इसका मतलब ये कैसा एटम हो गया, डायाटॉमिक, डायामैग्नेट हो गया ये। अपने पास में कितने तरीके के एटम होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें मोनो एटॉमिक हो गया, जिसमें पैरामैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, फेरीमैग्नेटिक हो गया ये। तो इसमें ये क्या आ गया, डायामैग्नेटिक। आपको पता है डायामैग्नेटिक का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक, यदि पहले के पेपर आप प्रीवियस ईयर के यदि पेपर कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको पता है डायामैग्नेट के लिए जो म्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, 0। देखिए तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा बेटा, देखिए तो बी ऑप्शन दे रखा है, बी इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए देखिए साहब, एक गैस एक्सपांड फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर, एक गैस है उसको एक्सपांड करते हैं अपन 1 लीटर से 5 लीटर तक एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है कि नहीं, कितने पर, 1 atm प्रेशर पे। 1 atm प्रेशर को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए बेटा, यहाँ पर P को पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिए 1 atm को, तो आपको पता है किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है बेटा ये। द वर्क डन बाय द गैस नियरली, तो देखिए जो इसके द्वारा वर्क डन किया जाता है, यदि कि कोई भी गैस एक्सपांड होती है तो उसके द्वारा जो किया गया वर्क डन होता है वो हमेशा ध्यान रखना P V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है बेटा, ठीक है। यहाँ जो वॉल्यूम दे रखा है वो किस में दे रखा है, लीटर में दे रखा है, इसको मीटर क्यूब में आप कन्वर्ट कर लीजिए तो मीटर क्यूब में क्या आ जाएगा, 1 × 10⁻³ क्योंकि आपको पता है 1 लीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए V फाइनल कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻³ माइनस 1 × 10⁻³ और साथ में क्या है इसमें साहब, पास्कल 10⁵5, ठीक है। आप इसमें कॉमन ले लीजिए तो देखिए 10⁵5 मल्टीप्लाई 10⁻³ 5 - 1 तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 10⁵2 मल्टीप्लाई 4, देखिए आंसर 4 × 10⁻²। इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखिए क्या आ जाएगा, 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर बेटा। तो देखिए सॉरी वर्क डन है तो वर्क न्यूटन इंटू मीटर में आएगा बेटा, वर्क आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन इंटू मीटर में। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, ए, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, एटीएम को पास्कल में एक यूनिट में चेंज कर लीजिए उनको, या इनको एटीएम में, या तो इनको ऐसे कैसे रख दो या फिर इनको किस में कर दो, पास्कल में। जो प्रेशर है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों की जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लिया, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया अपन ने, वैल्यू पुटअप कर दी एंड ये फॉर्मूला ध्यान रखिए बेटा, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए
देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, द एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल फॉर अ गैस 5, जो गैस फ्रीडम ऑफ दे रखा है, कोटि दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। द गैस परफॉर्म 30 जूल ऑफ वर्क, जो कार्य दे रखा है वो दे रखा है 30 जूल। ठीक है, पूछा क्या, व्हेन इट एक्सपांड कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हो गया, एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, याद करिए फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसके बाद द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, गैस के द्वारा कितनी हीट जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी। देखिए बेटा क्वेश्चन को क्या करना है, पहले आप बात करिए फ्लोट पे, अपन बात करते हैं फ्लोट क्या होता है। देखिए डेल एच जो हीट होती है अपने पास में, इसको डेल क्यू भी बोलते हैं अपन बेटा, दोनों ही चीजें अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या आ जाएगी बेटा, देखिए यहां पर आता है इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस W, और W यहां पर क्या आता है बेटा, 2-3 फॉर्मूले आते हैं W के, देखो यहां पर P डेल V। ठीक है, यदि अपने को वॉल्यूम में चेंज दे रखा हो तो, यदि ये नहीं है तो अपने को किस में दे रखा है, टेम्परेचर में, तो देखिए NR डेल्टा T, ये कर दीजिए बेटा आप। और ये कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है 30 जूल, ये अपने को कितना दिया हुआ है 30 जूल। यहाँ यदि बात करें तो अपने को पता है इंटरनल जो एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइंड होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफाइन होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CV स्पेसिफिक हीट है, वो क्या आ जाएगी NCV डेल्टा T। यहाँ पर CV कितना आ जाएगा बेटा, देखिए डायएटॉमिक दे रखा है, तो डायएटॉमिक के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, CV बराबर F/2R होता है बेटा, और F की जगह क्या आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 5/2R। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया। यहां पर अपने को फाइंड आउट करना है, ये अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करें, देखिए वैल्यू रखते जाइए इनकी। NCV देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो डेल U आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में, यहाँ पर N 5/2R डेल्टा T। ठीक है, इनकी वैल्यू अपन पुटअप कर देते हैं बेटा, यहां पर मैं सोल्व कर रहा हूं इसको। देखिए तो डेल एच अपने पास में आएगी, वो कितने आएगी 5/2, देखिए 5/2 NR डेल्टा T प्लस कितना आ जाएगा NR डेल्टा T। इन दोनों के यदि आप कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एच कितनी आएगी बेटा 7/2 NR डेल्टा T। NR डेल्टा T कितना है बेटा 30 जूल। देखिए बेटा तो यहां पर कितना आ जाएगा 7/2 इंटू 30 जूल, इसको 2 से हटा दो कितना आ जाएगा 15, तो ये कितना होता है 105 जूल। देखिए साहब आंसर 105 जूल दे रखा है। देखिए जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वो दे रखा है, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा डी। देखिए सबसे पहले तो अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में लिख लीजिए, उसके बाद में आप देखिए क्या पूछा है इन्होंने, उसके बाद में आप फ्लोट अप्लाई कर दीजिए। फ्लोट में देखिए कौन सी चीजें दी हुई है और उसके बाद में आप क्या निकाल सकते हो साहब, हीट निकाल सकते हो यहाँ पर, क्योंकि अपने को क्या पूछा है कांस्टेंट प्रेशर पे, और आपको पता है जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन होता है। ठीक है, जबकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफाइन होती है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेटर क्वेश्चन था ये 2019 का जो पेपर है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा अगले क्वेश्चन की, देखो पेल्टियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मोकपल, ये दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है बेटा इन्होंने कितना दे रखा है 2 नैनो वोल्ट दे रखा है। ठीक है, 5 एम्पियर करंट उसमें दे रखी है, जो करंट दे रखी है वो 5 एम्पियर दे रखी है। फ्लो फॉर यदि 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इसमें सीजीएस में कन्वर्ट कर लो, इसको क्या आ जाएगा 60 सेकेंड। ठीक है, आपको पूछा क्या हीट डेवलप जंक्शन वुड बाई, तो जो पेल्टियर इफेक्ट होता है उसके अंदर जो जंक्शन होते हैं दोनों, उसके बीच में जो हीट जनरेट होगी वो कितनी होती है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है VIT। क्या होता है वो VIT। तो देखिए आप इसको तीनों की जो यूनिट है वो CGS है, तो CGS में आप पुटअप कर दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा देखिए V कितना है 2, ठीक है, I कितना है 5, ये कितना है 60। ठीक है कि नहीं, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 10, और ये 600 गुणा 10 की घात, देखो नैनो को आप कन्वर्ट कर लो किसमें, माइक्रो में चेंज कर लो बेटा, जिसकी वजह से क्या आ जाए ये अपने को किसमें कन्वर्ट करना है CGS में, तो ये कितना होता है नैनो यहाँ पर 10 की घात -9। CGS में करना है तो मीटर की जगह सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो आप,
तो देखो कितने आ जाएगा ये, कुल मिला के अपने पास में ये जो आएगा, देखो इसका जो आंसर है वो भी थोड़ा सा डिफेक्टेड दे रखा है इन्होंने जो आंसर दे रखा है वो 6 अर्ग दे रखा है, जबकि ऐसा आंसर इसमें नहीं आएगा। देखो एक बार मैं बता देता हूँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो आप जो v है, इस v को क्या रखोगे आप 2 × 10 की पावर, आप पूरे को MKS में सोल्व करो इसको, ठीक है। तो MKS में क्या रखोगे इसको 2 की पावर 10 की पावर -9 वोल्ट, ठीक है। आप I का 5 एम्पियर ही लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। T को आप किस में लो, CGS में लिखो, तो 1 मिनट की जगह 60 सेकंड का में लो, तो इसको कैलकुलेट करो, देखो क्या आएगा 2 × ये इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करिए आप, H बराबर V कितना है 2 × 10 की पावर -9, ठीक है। 2 की ये करंट कितनी है 5, टाइम कितना है 60। देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पर 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300 को 600 × 10 की पावर -9। आप इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 × 10 की घात -7। तो जो अपने पास में राइट आंसर आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो अपने पास में जो राइट आंसर आएगा वो 6 × 10 की पावर -7 आएगा, जूल में आएगा बेटा ये, ठीक है कि ये किस में आएगा जूल में। तो इसका जो आंसर है वो थोड़ा सही कर लेना बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये भी गड़बड़ दे रखा है इन्होंने अर्ग, क्योंकि इनको पता है कि जो अर्ग होता है वो होता है 6 × 10 की घात 7 अर्ग होता है बेटा। ये यहाँ पर क्या होता है प्लस में होता है, जबकि यहाँ पर अपने पास में माइनस में आ रहा है बेटा, तो ये अर्ग नहीं होएगा बेटा। यहाँ पर ध्यान रखना 1 जूल बराबर कितना आता है, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग आता है बेटा, प्लस अर्ग। तो इन्होंने 10 की घात -7 को क्या लिखा है अर्ग लिखा है, जो कि एकदम रॉन्ग है, क्योंकि 1 अर्ग बराबर 1 जूल बराबर अपने को पता है 10 की घात 7 अर्ग आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं करे, जबकि आंसर आप सही दे सकते हो, क्योंकि इसमें 6 और कहीं पे नहीं दे रखा है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 6 ही आ जाएगा, बाकी ये चेंज कर लो आप 10 की पावर -7, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा इसका क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, करेक्शन करने के बाद में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए आ जाइए बेटा 41 क्वेश्चन पर। इन कोल्ड कंट्रीज ड्यूरिंग विंटर वाटर पाइप समटाइम ब्रस्ट। देखो विंटर का मतलब क्या हो गया साहब, वहां पर आइस जमेगी, और आइस जमेगी तो उसकी क्या बढ़ेगी साहब, जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी कम होगी, क्योंकि आपको पता है जो बर्फ होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है जमने के बाद में कम हो जाती है। तो आपको पता है V बराबर होता है m/d, तो D कम होगी तो वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो पाइप्स होंगे वो फट जाएंगे बेटा, जो पाइप्स होंगे वो फट जाएंगे। देखिए क्या आंसर है, वाटर एक्सपांड ऑन फ्रीज। देखिए जो पानी होगा वो क्या होएगा एक्सपांड होएगा, फैलेगा, और फैलेगा तो जो पानी होगा वो क्या आ जाएगा, जो पाइप है वो क्या हो जाएंगे फट जाएंगे। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा वाटर पाइप से एक्सपांड फ्रीजिंग, ठीक है। क्योंकि बर्फ जमेगी, और बर्फ जमेगी तभी क्या होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो क्या कूल ठंडे पे नहीं होगी बेटा, ठंडा तो पानी भी होता है, डेंसिटी कब कम होगी। देखो यदि अपन बात करें कूलिंग की यहाँ पर, तो वाटर की यदि अपन बात करें, दो जगह लिख लेता हूं मैं वाटर, यहाँ कोल्ड की यदि अपन बात करें या हॉट की बात करें, दोनों की डेंसिटी बराबर ही रहती है बेटा, दोनों की जो डेंसिटी वो क्या रहती है इक्वली रहती है। यदि वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है आइस में, तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है बेटा कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो पाइप होगा वो क्या हो जाएगा फट जाएगा। इसका मतलब पानी जो होगा वो एक्सपांड होगा बेटा। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा सी, फ्रीज एंड इट टेक्स हीट इनफॉर्म, नहीं बेटा वाटर फ्रीज एंड प्रेशर इंक्रीज, नहीं प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा बेटा, वो फट जाएगा इंक्रीज होने से पहले ही, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सी, सी इज राइट आंसर बेटा। देखिए बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए हाउस हैज 220 वोल्ट पावर सप्लाई, कितनी हो पावर सप्लाई हो रही है 220 वोल्ट की पावर सप्लाई हो रही है, एंड इज प्रोटेक्ट 5 एम्पियर फ्यूज, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी करंट अपन फ्लो कर सकते हैं 4 एम्पियर कर सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट, ये जो एक लैंप है उसकी जो मैक्सिमम वोट है वो कितने हैं 40 वोट के, इन पैरेलल दैट कैन बी एंड विल बी। तो ऐसे जो P है मैक्सिमम 40 वोट के कितने लैंप अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपने को पता है, अपन जानते हैं कि साहब पहले तो क्या कर लीजिए पूरी पावर पता कर लीजिए कि पूरी पावर कितनी आ रही है। तो P बराबर क्या होता है VI की जो टोटल सप्लाई हो रही है, जो पावर आ रही है अपने पास में कितनी आ रही है। तो देखिए 220 वोल्ट और फ्यूज कितने पे हो रहा है 4 पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितनी आ जाएगी 880, जो पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी 880 वोट आ जाएगी। अब एक लैंप कितनी लेता है
जो एक लैंप होता है उसकी शक्ति कितनी है 40 वोट। तो अपने पास में ये कितना आ जाएगा देखिए, तो नंबर जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 40 वोट का भाग लगा दो, एक लैंप है उसकी शक्ति 40 वोट है, ठीक है। तो अपन कितने लैंप पैरेलल में ऐड कर सकते हैं, जितनी उनकी पावर होगी उतनी। तो देखिए 22, तो अपन जो पैरेलल के अंदर जो बल्ब है वो कितने लगा सकते हैं साहब, 22 बल्ब अपन लगा सकते हैं, ये लैंप लगा सकते हैं, ठीक है। जो राइट आंसर आएगा अपने पास में क्या आएगा ये, क्योंकि आप यहाँ से ये फाइंड आउट करिए कि टोटल आप पावर निकाल लीजिए कि कितनी पावर अपन सप्लाई कर सकते हैं, और एक लैंप है उसकी जो सप्लाई है वो कितनी है 40 वोट। तो 880 के लिए कितने बल्ब अपने को जोड़ने पड़ेंगे, 22 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो क्या हो गया साहब, जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 22, ठीक है। देखिए ऑप्शन RHS ने भी यही दे रखा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए साहब ये क्या पूछ रहा है अपने से, कोटिंग मटेरियल ऑन रेनकोट मेक्स इट वाटरप्रूफ बाय इंक्रीजिंग। देखिए साहब ये जो रेनकोट होता है वो क्या होता है साहब, वाटरप्रूफ होते हैं। इसका मतलब पानी उनके अंदर नहीं जाता, अंदर नहीं जाता, इसका मतलब उनमें कोई सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से पानी की बूंदें उस पर पड़ती है और वो नीचे फिसल के चली जाती है। तो उसमें अपने पास में आता है कोहेसिव फोर्स, ठीक है कि नहीं। अपने पास में क्या आता है बेटा, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स की वजह से जो बूंद होती है पानी की वो बढ़ती है और नीचे की तरफ फिसल के चली जाती है, ठीक है कि नहीं। उनके अंदर बाउंड नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता वाटर, तो ना तो वाटर एब्जॉर्ब होगा, ना सरफेस टेंशन होगी, ना एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। तो अपने पास में यदि पूछा जाए कि जो रेनकोट है वो अपन देखिए वाटरप्रूफ होने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, उसको उस पर कोहेसिव फोर्स अप्लाई होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, ताकि वो इस पे पड़े और क्या हो फटाफट रिफ्लेक्ट होके नीचे गिर जाए, ठीक है। चलते तभी तो क्या रहता है, रेनकोट पहनने के बाद में अपन सूखे के सूखे ड्राई के ड्राई रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो पानी होता है वो पड़ता है उस रेनकोट पर फिसल के नीचे चला जाता है, ठीक है। वो किसकी वजह से आता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख लीजिए, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन फ्रीली मूविंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और वो फ्री मूव कर रहा है, फ्री मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका A बराबर G बराबर क्या है 0, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लेंगे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर लेंगे और वो कितना लेंगे 0। यदि कोई प्लेनेट फ्रीली मूव कर रहा है तो उसके लिए A क्या आएगा 0 आएगा बेटा। तो अपने को पता है जो टाइम पीरियड होता है वो क्या आता है 2π√L/G। G 0 है यहाँ पर, तो 0 का इसमें भाग लगाओगे तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बेटा, इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट दे रखा है क्या, यस फर्स्ट। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, फर्स्ट इनफाइनाइट, ठीक है। तो यदि फ्रीली कोई प्लेनेट है वो यदि मूव कर रहा है तो क्या आएगा साहब, उसका जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए लॉन्ग स्ट्रिंग विथ चार्ज लैम्बडा पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है लैम्बडा, पासेस थ्रू ए इमेजिनरी क्यूब। देखो क्यूब इमेजिनरी क्यूब इन्होंने माना है और उसकी एज है A, ठीक है। द मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्यूब। देखिए तो इस क्यूब से मैक्सिमम कितना फ्लक्स निकल सकता है, ठीक है कि नहीं। आ जाइए गाउस लॉ पे। जो गाउस लॉ होता है वो क्या बोलता है, फ्लक्स बराबर Q इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अपन यदि Q निकाल ले, Q इन, इस के अंदर वो वायर कितना आ सकता है, मैक्सिमम बात कर रहा है। देखिए बेटा ये किसकी बात कर रहा है, ये मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना, जितनी इसकी मैक्सिमम लेंथ आएगी वो, कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूं जिससे कि डायगोनल आपको दिखाई दे। ये देखो ये मैक्सिमम यही आ सकता है वायर इसके अंदर क्यूब कोना टू कोना, ठीक है। तो यहां पर ये इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, ये √3a, ठीक है। तो अपने को पता है लैम्बडा बराबर क्या आता है, जो लैम्बडा बराबर होता है वो होता है Q/L, ठीक है। तो Q अपने पास में क्या आ जाएगा लैम्बडा, L कितना है बेटा यहाँ पर √3a, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। देखिए तो जो फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, लैम्बडा √3a/ε0। देखिए बेटा आंसर चेक कर लीजिए, √3 लैम्बडा a/ε0। यस बेटा देखिए तो A इज राइट आंसर बेटा। चेक कर लीजिए आप यहाँ पर RHS की जो शीट दे रखी है उससे, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, A इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा अपन आ जाइए बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को यहाँ पर, ए हाफ रिंग रेडियस हैज चार्ज लैम्बडा। देखिए एक हाफ रिंग है, यू रिंग बनी हुई है, ये हाफ रिंग है, ठीक है। पूरी रिंग ऐसे होती है बेटा जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, R दे रखी है और उस पर लैम्बडा चार्ज दे रखा है। देखिए
तो यूनिट ले द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हाफ रिंग, इस हाफ रिंग पर अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो चाहे रिंग हाफ हो चाहे पूरी हो, उसके लिए यदि पोटेंशियल की यदि अपन बात करें तो वो आता है के क्यू अपॉन आर। वो क्या आता है बेटा, के क्यू अपॉन आर। तो अपन इसके लिए क्या निकाल सकते हैं, क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, इस पर देखो चार्ज दे रखा हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वो कैसा दे रखा है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो अपने को पता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर क्या आता है, Q अपॉन L। और यहाँ पर L किसके बराबर आएगा बेटा, ये पूरी किसके बराबर होती है, 2 पाई r के बराबर। सरकमफेरेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई r के। तो इसमें क्या जाएगा, यहाँ पर ये आधा ही है तो क्या आ जाएगा, पाई r, ठीक है। तो Q क्या आ जाएगा अपने पास में, लैम्बडा पाई r। ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहाँ पर। तो जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा बेटा, K इंटू लैम्बडा पाई r अपॉन r। देखिए बेटा, तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, K लैम्बडा पाई। तो राइट आंसर आएगा K लैम्बडा पाई। देखिए K पाई लैम्बडा, सी इज राइट आंसर बेटा। K लैम्बडा r है फर्स्ट, K पाई लैम्बडा स्क्वायर है ये। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, K पाई लैम्बडा इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद ही करना है इसको। देखो क्या करना है, इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर द इलास्टिक कोफिशिएंट। इलास्टिक कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो यदि किसी भी रिजिड बॉडी पर यदि अपन फोर्स लगाए, जैसे मान के चलो ये मार्कर है, ये रिजिड बॉडी, इस पर यदि मैं फोर्स लगाऊं और इसकी जो स्ट्रक्चर हो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए अपन काम में लेते हैं इलास्टिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या काम में लेते हैं अपन, देखिए उसका वॉल्यूम चेंज करने के लिए काम में लेते हैं बेटा। तो ये एक लाइन लिखी हुई होगी, आप जो भी नोट्स पढ़ेंगे उसमें लाइन लिखी हुई रहेगी, तो वो लाइन पढ़िए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी। कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर इंक्रीज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहले ये समझिए बेटा, ये मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये अपन ने क्यूब ले रखा है, ये अपन ने क्यूब ले रखा है, यदि इस पर मैं फोर्स लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा साहब, डेस्ट्रॉय हो जाएगा, ये डेस्ट्रॉय हो जाएगा, या क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब यदि अपन उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो किसी भी को भी क्या करना होता है साहब, उसकी आकृति में चेंज करना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो लोहा है, लोहे को अपन यदि गर्म करते हैं तो उसको घुमाना बहुत आसान हो जाता है। इसका मतलब उसका मॉड्यूलस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, उसका मॉड्यूलस हो गया, वो क्या हो गया, क्योंकि मॉड्यूलस क्या होता है, किसी भी जो अपने पास में ऑब्जेक्ट है उसके उस पर फोर्स लगा के उसकी आकृति चेंज करना। और आकृति यदि आराम से चेंज हो रही है, यदि शेप आराम से चेंज कर रही है, इसका मतलब उसका मॉड्यूलस क्या है, कम है। और ज्यादा होगा तो उसका मॉड्यूलस क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जो मॉड्यूलस होता है, इस मॉड्यूलस को देखो अपन कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा एफ अपॉन एफ अपॉन डेल्टा, ए हो तो ए, एल है तो एल, और वी है तो वी, उससे अपन डिफाइन करते हैं इसको मॉड्यूलस को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखिए डिक्रीज, डी फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, नहीं इंक्रीज नहीं, अनचेंज नहीं, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज चेंज करना बहुत आसान होती है बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 49 क्वेश्चन क्या बोलता है, ए साइक्लिस्ट टर्न्स अराउंड ए कर्व। देखो कोई भी यदि साइक्लिस्ट है वो एक गोले में क्या हो रहा है, एक कर्व है उस पर घूम रहा है, इफ टर्न्स ए ट्रिपल स्पीड, मान लो यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो v मान ले, तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी कर दी गई है, 3v कर दी गई है। द टेंडेंसी ऑफ ओवरटर्न, टेंडेंसी ऑफ ओवरटर्न का मतलब उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को पता है यदि कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पे यदि घूम रहा होता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो होता है F बराबर mv² अपॉन r, ठीक है। सब चीजें सेम है तो F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा, v² के, ठीक है। तो यहाँ पर कितना गुना किया है, 3 गुना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 3v का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 9v², ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा अपने पास में वो कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स बेटा। देखिए जो आंसर दे रखा है वो भी क्या दे रखा है, डी दे रखा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा 50 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का 2019 का। देखिए ए साइक्लिस्ट गोइंग राउंड इन ए सर्कुलर ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड। देखिए बेटा इन्होंने स्पीड क्या कर दी है, कांस्टेंट कर दी है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए क्या पूछा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, नहीं बेटा, क्योंकि अपने पास में जो सर्कुलर पाथ पर जो ए सेंट्रीपिटल होगा, सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन होगा वो चेंज होगा, ठीक है कि नहीं। तो अभी केंद्रीय जो त्वरण होगा वो चेंज होगा। तो ये
कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यस बेटा, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे यदि घूम रहा होता है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी आती है वो यूं आती है, और वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट फोर्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, MAC, और ये सी चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बेटा, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होती है टाइम पे, और अपन यदि वेलोसिटी की यदि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर आएगा उसमें क्या आएगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। देखिए मैच कर लीजिए आंसर, बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये पेपर अपन ने पूरा कंप्लीट सोल्व कर लिया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो भी नेक्स्ट पेपर है, तो और ये 51 जो देखिए 51 से जो दिनेश सर है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो दिनेश सर जो है वो आपको सोल्व करवा देंगे। तब तक आप बने रहिए इस चैनल पे, रेगुलर इस पे वॉचिंग करते रहिए जब तक कि आपकी एग्जाम नहीं हो जाती। तब तक के लिए नेक्स्ट पेपर के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।